हृदय से बधाई देता हूं। मैं समझता हूं यह कॉन्क्लेव उस विचार का उत्सव है जो टूरिज्म को आर्थिक गतिविधि से आगे बढ़ाकर सामाजिक उत्तरदायित्व, सांस्कृतिक संरक्षण और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता से जोड़ता है। इस विचार के साथ अगर तारीख में थोड़ा पीछे की ओर जाएं हम, तो जम्मू कश्मीर को हमने केवल एक पर्यटन स्थल के रूप में लोगों ने नहीं देखा है, उसे भारतवर्ष की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक विरासत और प्राकृतिक वैभव के अमूल्य प्रतीक के रूप में देश के लोगों ने, यहाँ के लोगों ने इसे सम्मान दिया है। हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने जम्मू कश्मीर की धरती का स्वर्ग केवल इसकी हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं, हरी भरी वादियों, निर्मल झीलों के कारण नहीं कहा था, बल्कि इसलिए भी कहा था क्योंकि यहाँ प्रकृति, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं के बीच अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता रहा है। यहाँ की झीलें, नदियाँ ये इतिहास की साक्षी हैं। यहाँ के पर्वत धैर्य और स्थिरता के प्रतीक हैं और यहाँ अध्यात्म संस्कृति की परंपराएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के आधार है। इसलिए इथिकल टूरिज्म का अर्थ मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया, जो मुझे समझ में आता है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, सस्टेनेबल टुमारो, बेनिफिशियल फॉर ऑल। भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और रहने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा नैतिक उत्तरदायित्व भी है। मेरा मानना है किसी में टूरिज्म सेक्टर के भविष्य की दिशा भी छिपी हुई है। यदि से हम व्यवहार में उतारने का काम करें तो टूरिज्म न केवल जम्मू कश्मीर की आर्थिक समृद्धि का माध्यम बनेगा, बल्कि सामाजिक न्याय, पर्यावरण के संतुलन और सांस्कृतिक संरक्षण का सशक्त आधार भी बन सकता है। मुझे भी देखते देखते 6 वर्ष होने जा रहे हैं। मैंने 20 से लेकर के अब तक की यात्रा को बहुत नजदीक से देखा है। ये सच है कि टूरिस्ट अराइवल की संख्या में बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई और उसका जो सबसे प्रमुख कारण मैं मानता हूं वह देश के लोगों में यह भरोसा कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित है। कीर्तिमान भी टूरिस्ट अराइवल की संख्या ने अनेक वर्षों में बनाए हैं। देश और विदेश से आने वाले यात्रियों का विश्वास मजबूत हुआ है। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है, नई संभावनाएं विकसित हुई हैं और टूरिज्म से जुड़े अनेक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का भी विस्तार हुआ है। एक आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो 2021 से और 24-25 के बीच में वैली में 5000 नए होटल बने, 5000 से ज्यादा। ये सच है कि उसमें 90% इलीगल है, 10% इलीगल है, लेकिन बने हैं 5000 से ज्यादा। उसमें मुश्ताक छाया साहब का रेडिसन भी है नाम में। तो कोई 200 करोड़ का होटल है तो कोई 10 करोड़ का है। औसतन एवरेज अगर हम जोड़े कि एक होटल पर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है तो 15 करोड़ हम एवरेज ले सकते हैं। मैंने 75,000 करोड़ का, ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये टूरिज्म, होम स्टे आदि में हुआ है और इसमें 90% इन्वेस्टमेंट कश्मीर के लोगों का है। 10% इन्वेस्टमेंट आप सब जानते हैं, वो टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर जो मुंबई वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, जो ग्राहक आपके लिए लाते हैं, तो उनका भी कुछ मुश्ताक छाया साहब ने कहीं लगाया है तो कहीं किसी ने थोड़ा लगाया है, उनका भी 10% इन्वेस्टमेंट है। अब मुश्ताक छाया साहब के रेडिसन में 20 गाड़ी ली गई थी,
छोटे होटल में 2 ली गई होगी। औसतन 4 गाड़ी एक होटल के पीछे खरीदी गई है, तो 20,000 नई गाड़ियां खरीदी गई। और इनको मैं पीस का स्टेक होल्डर मानता हूं। भले गलत ढंग से होटल बनाया है, लेकिन है वो पीस का स्टेक होल्डर, क्योंकि उसका जो आय का स्रोत है वो इससे जुड़ गया है। इसी तरह हमारे शिकारा वाले हैं, हाउस बोट वाले हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, हैंडलूम वाले हैं, अब अनेक कॉफी शॉप्स, रेस्टोरेंट, छोटे छोटे ढाबे, खोमचे, ये सब स्टेक होल्डर है पीस के। तो इसे मैं अच्छा संकेत मानता हूं कि पीस के स्टेक होल्डर अब काफी मात्रा में बढ़ गए। और दूसरा 6 वर्षों का एक कटु अनुभव मेरा ये है कि जो सबसे बड़ा इंक्रोचर है वो सबसे पहले आता है, साहब बहुत इंक्रोचमेंट हो रहा है, जिसने सबसे ज्यादा जमीन दखल की है वो आके पहले एप्लीकेशन देगा था, किसी तरह इसको रोकिए, बड़ा गड़बड़ हो रहा है। भाई गड़बड़ हो रहा है तो आप क्यों कर रहे हो, दूसरे को करने दो, अपने स्तुति करो। लेकिन जब संख्या बढ़ती है तो ये परिवर्तन केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस रूपांतरण में स्थानीय समुदाय के लोगों के जीवन में आशा, विश्वास और उनके सपनों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ये सच है कि उपलब्धियां अपने साथ एक नई बड़ी जिम्मेदारी लेके आती हैं। डेवलपमेंट में बैलेंस बड़ा जरूरी है, संतुलन बड़ा आवश्यक है। विवेक और संवेदनशीलता अगर ये दोनों न हों तो ये विकास भविष्य में अनेक चुनौतियों का कारण बन जाता है। मेरा मानना है कि अनियंत्रित टूरिज्म उस नदी के समान है जिसके किनारे टूट जाते हैं बहुत जल्दी। शुरू में पानी की तेज गति सबको पसंद आती है कि बड़ा तेज पानी बह रहा है, लेकिन पानी का जब तेज बहाव होता है तो आसपास की जमीन को जितनी क्षति पहुंचाता है उसकी कल्पना हम नहीं करते। और इसलिए आज रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की चर्चा पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। और मैं मानता हूं कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का अर्थ केवल नियम बनाना या प्रतिबंध लगाना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है कि जो टूरिस्ट यहाँ आवे वो यहाँ से एक सुंदर स्मृति लेकर के जाए। अब ये नहीं लेकर के जाए कि साहब 10,000 का किराया 25,000 हो गया है। ये स्मृति लेके आएगा तो साल में जो 2 बार आता था नेचुरली 2 साल में 1 बार आएगा। अब वो श्रीनगर में टैक्सी लेता है और कई वीडियो मैंने देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। मैं समझता हूं कि ये हमारे टूरिज्म सेक्टर को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो जहां टूरिस्ट को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वो प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण में हमारी मदद करे। जम्मू कश्मीर की स्टेक होल्डर्स को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए अगर हम वास्तव में इसे रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म बनाना चाहते हैं। ऐसी कोई छाप न छोड़े हम जिससे कश्मीर की परंपरा को, जो कश्मीर के बारे में देश में दुनिया में धारणा है, उसको नुकसान पहुंचे। हर एक टूरिस्ट का भी दायित्व ये होना चाहिए कि वह धरोहर को उसी पवित्रता के साथ और सुंदरता के साथ दूसरे आने वाले टूरिस्ट के लिए सुरक्षित छोड़ करके जाए। मैं समझता हूं कि इसके लिए हमें अपनी प्राकृतिक संपदा के प्रति विशेष संवेदनशील होना होगा। चाहे हमारे जंगल हों, झील हों, नदियां हों, इन्हें जीवन के आधार के रूप में हमें देखना होगा। और टूरिस्ट की बढ़ती संख्या के साथ साथ इकोसिस्टम की देखभाल के प्रयासों को भी बढ़ाना होगा, नहीं तो उसके अस्तित्व पर खतरा है। तो रामसू भी बता रहे थे, आने वाले समय में और बड़ा आने वाला है। इसलिए विकास और संरक्षण, डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना ये केवल सरकार से नहीं होगा, समाज के साथ मिलकर के ही हो सकता है। ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और जो दूसरी बड़ी बात मुझे समझ में आती है
स्थानीय समुदाय की भागीदारी, ये कुछ लोगों की भागीदारी तक सीमित रहेगा तो उसका लाभ मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के या कश्मीर के आम आदमी को नहीं मिलेगा। टूरिज्म के केंद्र में डल झील के नाविक, शिकारा चलाने वाले परिवार, कठिन पहाड़ी मार्गों पर सेवा देने वाले पोनी वाले, पश्मीना और पेपरमासी जैसी पारंपरिक कलाओं से जुड़े कलाकार, गुरेज और बंगस जैसे क्षेत्रों में होम स्टे संचालित करने वाले नौजवान या परिवार, इन सबको हमें भागीदार बनाना होगा। मुनाफा सिर्फ अगर मुश्ताक छाया साहब तक सीमित रहेगा, बड़े टूरिज्म प्लेयर्स तक सीमित रहेगा, तो मुझे लगता है कि फिर वो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म नहीं कहा जाए। ठीक कह रहा हूं कि गलत? क्यों छाया साहब बोलिए। जब सभी स्टेक होल्डर्स को मोटे तौर पर सम्मानजनक इनकम, एक रेस्पेक्टेबल इनकम, ट्रेनिंग, बेहतर अवसर, निर्णय की प्रक्रिया में भी उनकी भागीदारी, तब मैं समझता हूं टूरिज्म वास्तव में समावेशी होगा, इंक्लूसिव होगा और टिकाऊ भी होगा, लंबे समय तक टिकेगा। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म आगे बढ़ने और तरक्की की महत्वाकांक्षा को सीमित नहीं करता है, बल्कि वो एक मजबूत आधार देता है हमें, जिस पर लॉन्ग टर्म और संतुलित विकास की इमारत हम खड़ी कर सकते हैं। अनेक टूरिज्म कॉन्क्लेव और जिले में होने वाले कार्यक्रमों में कई बार मैंने ये बात कही है कि सस्टेनेबल टूरिज्म एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें प्रगति और प्रगति ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी है। इसका अर्थ यह है कि सड़कें, बड़ी बिल्डिंग, होटल्स, ये अन्य सुविधाएं निर्मित जरूर हों, लेकिन वे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं, लोकल इकोसिस्टम पर मिनिमम दुष्प्रभाव डालें। जम्मू कश्मीर के अलावा हिमालय के कई राज्य, दुनिया के अनेक देश, जैसा प्रोफेसर रामसू ने भी बताया, क्लाइमेट चेंज की वजह से प्राकृतिक विभीषिका का सामना कर रहे हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर में यह और जरूरी हो गया है कि पर्यावरण अनुकूल टूरिज्म को एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाए। प्रत्येक टूरिस्ट और टूरिज्म से जुड़े हुए सभी साथी, सबको ये समझना होगा कि प्रकृति का आनंद लेना तो हमारा धर्म है, लेकिन उसकी रक्षा करना उससे बड़ा धर्म है। सिंगल यूज प्लास्टिक से बचना, अब नारा तो हम लिख देते हैं, प्लेज भी करते हैं और सबसे ज्यादा प्रयोग हम ही करते हैं। तो गांधी जी एक बात कहते थे कि जिस परिवर्तन की बात आप करते हैं वो खुद से शुरू करिए, दूसरे के लिए उपदेश मत दीजिए। वेस्ट मैनेजमेंट, पानी और ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग, वन्य जीवों और प्रकृति के हर एक संसाधन का सम्मान करना, ये जो छोटे छोटे कदम हैं, ये मिल करके बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं। 5-6 वर्षों में संस्कृति के संरक्षण पर जो काम हुआ, मुझे लगता है इसे और तेज गति से आगे बढ़ाना होगा। प्रकृति और संस्कृति, नेचर एंड कल्चर, दोनों मिलकर के टूरिज्म के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इस कॉन्क्लेव के थीम में एक महत्वपूर्ण आयाम, सबके लिए लाभकारी, बेनिफिशियल टू ऑल, का भी जिक्र किया गया है। मेरे मन में कई बार यह प्रश्न उठता है कि टूरिज्म सेक्टर की सफलता क्या केवल इस बात से नापी जा सकती है कि कश्मीर के या श्रीनगर के या टूरिस्ट प्लेस के सभी होटल फुल्ली पैक्ड हैं और बुकिंग नहीं मिल रही है। मेरा मानना है कि वास्तविक सफलता ये नहीं होगी, उसका पैमाना नहीं हो सकता। तब है जब टूरिज्म से उत्पन्न समृद्धि आवाम के गरीब लोगों तक, कश्मीर के सामान्य लोगों तक पहुंचे, तब मुझे लगता है कि इसे हम सफल टूरिज्म मान सकते हैं। यदि टूरिज्म से जुड़े हुए कुछ बड़े ब्रांड, होटल, बड़े इंटरप्राइज को ही लाभ होता है,
गांव में रहने वाले कारीगर, छोटा उद्यमी, स्थानीय परिवार, एक नौजवान जिसने अभी हाल ही में कर्ज लेकर के एक छोटा सा व्यवसाय या होम स्टे शुरू किया है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन जब तक नहीं आएगा, मुझे लगता है कि विकास अधूरा माना जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि टूरिज्म का उद्देश्य केवल आर्थिक गतिविधि बढ़ाना नहीं, बल्कि सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना, ये भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। और हमें स्वयं से ये पूछना चाहिए कि क्या पुलवामा का आम कारीगर भी टूरिज्म से कुछ पैसा कमा पा रहा है, या आमदनी कुछ बड़े लोगों तक सीमित है? क्या दूर दराज के गांव में रहने वाली कोई बच्ची टूरिज्म को सम्मानजनक आजीविका का अवसर मान रही है, या वह उसे श्रीनगर गुलमर्ग के कुछ होटलों की भीड़ तक सीमित है इस रूप में देख रही है? क्या महीनों की मेहनत से कई साल बुनने वाले कारीगर को उसकी मेहनत का उचित मूल्य मिल पा रहा है, या उसके परिश्रम का अधिकांश लाभ मिडिलमैन के पास चला जा रहा है? इन प्रश्नों के उत्तर ही हमें बताएंगे कि हमारा पर्यटन कितना एथिकल है और कितना न्यायपूर्ण है। आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि मैं ऐसी टूरिज्म व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जो सुदूर गांव में बैठे हुए गरीब परिवार तक, अंतिम नागरिक तक अधिक से अधिक पहुंच सके। हमारे युवाओं को, नौजवान बच्चों को, बच्चियों को अपने ही जम्मू कश्मीर में सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध करा सके। महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, नौजवानों के होम स्टेज हैं, स्थानीय गाइड हैं, हस्तशिल्पी और छोटे उद्यमियों को टूरिज्म की विकास यात्रा का जितने बड़े पैमाने पर भागीदार बनाएंगे, मैं समझता हूं टूरिज्म उसी अनुपात में बढ़ेगा। जब किसी क्षेत्र का प्रत्येक तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अधिकांश नागरिक ये अनुभव करे कि टूरिज्म से उसके जीवन में बदलाव आ रहा है, तब वही नागरिक उस क्षेत्र की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर दोनों का सबसे बड़ा संरक्षक बन सकता है। और मैं मानता हूं कि जिस विकास में सबकी भागीदारी होती है, उसकी रक्षा भी पूरी आवाम को मिलकर करनी चाहिए। लेकिन अगर उसको लाभ ही नहीं मिलेगा तो वो कहे साहब जिसको लाभ मिल रहा है वो जिम्मा ले, हम अपने घर पर बैठ के इस गरीबी में ही अपना जीवन चलाएंगे। मुझे लगता है कि यही एथिकल टूरिज्म की सबसे बड़ी सफलता का पैमाना होगा। लेकिन ये सच है कि एथिकल टूरिज्म का निर्माण किसी सरकार के द्वारा, किसी प्रशासन के द्वारा, एक संस्था या किसी एक व्यक्ति, किसी एक विभाग से नहीं हो सकता है। इसके लिए सबको एक साथ मिलकर के सामूहिक संकल्प और साझा उत्तरदायित्व के तहत काम करना होगा। मैं इस अवसर पर इस कॉन्क्लेव में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों से विनम्रता पूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि आज की चर्चा केवल विचार विमर्श तक सीमित न रहे। एकेडमिक डिबेट बहुत होती है, उसमें एक्शनेबल पॉइंट हम 2-3 ही तय करें, मतलब 10 पॉइंट न तय करें। जो हम उतार सकें उसको सही में व्यवहार में उतार सकें, जमीन पर उतार सकें। मेरा अनुरोध होगा कि इस तरह की कोई कार्य योजना अगर हम बना करके 3 बिंदुओं पर भी कश्मीर घाटी में हम काम कर सकें, यहाँ के युवाओं को जोड़ सकें, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा परिवर्तन होगा। और ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए जाएं जिनकी समय सीमा भी स्पष्ट हो, क्योंकि अनंत काल तक कोई परियोजना नहीं चल सकती, जिसकी जिम्मेदारी भी तय, जिनके परिणामों का हम नियमित रूप से मूल्यांकन कर सकें। क्योंकि ऐसी बात हम तय करें जो हमारे बस की है ही नहीं है, न उसका मूल्यांकन कर सकें। हमें ऐसे स्टैंडर्ड भी विकसित करने होंगे जिनके आधार पर पर्यावरण अनुकूल होम स्टे, होटल, टूरिज्म इंस्टीट्यूशंस को प्रमाणित किया जा सके। क्यों न हम खुद मिलकर के ऐसा बना करके प्रशासन को, सरकार को दें कि ये हमारी रिकमेंडेशन है, इस पर सरकार विचार करे। इससे मुझे लगता है कि हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि लोकल यूथ के लिए, अगर बड़े होटल वाले या बड़े जो प्लेयर्स हैं बिजनेस के भी अनेक लोग हैं यहाँ, उनसे मेरा निवेदन होगा कि ये जो यूथ है इसके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको आपके
जो इंडस्ट्री के बड़े एसोसिएशन हैं, उनकी ओर से अगर शुरू किया जाएगा तो ये यूथ भी आपके साथ उसी तरह जुड़ेगा जिस तरह से बाकी कामों के लिए वो जुड़ता है। और मुझे लगता है कि वे गाइड ही नहीं बल्कि प्रकृति के संरक्षक भी बनेंगे, विरासत के भी संरक्षक बनेंगे और संस्कृति के संरक्षण में भी अपना योगदान दे सकेंगे। उनके टैलेंट का उचित ट्रेनिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अगर जोड़ा जा सके उन्हें, तो हम रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि आज डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। अब हमें ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने चाहिए जो टूरिस्ट को सीधे लोकल कम्युनिटी से जोड़ सके, ताकि स्थानीय उद्यमियों, हस्तशिल्पियों, होम स्टे संचालकों और छोटे व्यवसायों को भी उचित लाभ मिले। अनावश्यक मिडिलमैन की भूमिका अधिक से अधिक अगर हम समाप्त कर सकेंगे तो मुझे लगता है कि इथिकल टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। मुझे विश्वास है कि लोकल कम्युनिटी, हमारे यूथ इनोवेशन को संवेदनशीलता के साथ जोड़ें, तकनीक को संस्कृति के साथ जोड़ें और विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ें, तो एक दिन देश के अन्य राज्य भी जम्मू कश्मीर के मॉडल का अध्ययन करेंगे और इससे प्रेरणा लेंगे। मैं टूरिस्ट ट्रेड इंटरेस्ट गिल्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को इस महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के लिए, के सफल आयोजन के लिए फिर से हृदय से बधाई देता हूं और आप सबसे कहना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर राष्ट्र के इस मुकुटमणि जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक गरिमा की रक्षा करने का यहाँ इस सभागार में संकल्प लें, ताकि भविष्य हमारा मूल्यांकन करे और जब मूल्यांकन करे तो यह कहे कि विकास भी किया यहाँ के लोगों ने, लेकिन अपनी धरोहर को सजो करके रखा और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विरासत छोड़ गए हैं वो आने वाली पीढ़ियां भी उसका लाभ उठाएंगे। अब एक बात मुझे और कहनी है, ये जो आपका पीपीटी था तो जो सूप बना रहा था, सिर्फ मैं देख रहा था उसी में से निकाल के पी रहा है, फिर उसी में रख रहा है। ये बात किया कि नहीं आपने?